प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कवि कुंवर नारायण द्वारा रचित कविता के बहाने का अध्ययन करने जा रहे हैं। कविता को समझने से पूर्व हमें कवि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहिए। कवि कुंवर नारायण आधुनिक हिंदी कविता के सशक्त हस्ताक्षर हैं। इनका जन्म 19 सितंबर सन 1927 को फैजाबाद, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की। इन्होंने अनेक देशों की यात्रा की है। कुंवर नारायण ने सन 1950 से अपना लेखन कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने चिंतनपरक लेख, कहानियाँ, सिनेमा और अन्य कलाओं पर समीक्षाएं भी लिखी हैं। इन्हें अनेक पुरस्कारों से नवाजा गया है, जैसे कबीर सम्मान, व्यास सम्मान, लोहिया सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। कविता संग्रह में चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं और इन दिनों। आत्मजयी इनका प्रबंध काव्य है। आकारों के आसपास इनका कहानी संग्रह है। और आज से पहले इनकी समीक्षा है। कविता के बहाने कवि के कविता संग्रह इन दिनों से ली गई है। आज के समय में कविता के अस्तित्व के बारे में संशय हो रहा है। यह आशंका जताई जा रही है कि यांत्रिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। यह कविता एक यात्रा है जो चिड़िया, फूल से लेकर बच्चे तक की है। एक ओर प्रकृति है तो दूसरी ओर भविष्य की ओर कदम बढ़ाता हुआ बच्चा। कवि कहता है कि चिड़िया की उड़ान की सीमा है, फूल के खिलने के साथ उसकी परिणति निश्चित है, लेकिन बच्चे के सपने असीम हैं। बच्चों के खेल में किसी प्रकार की सीमा का कोई स्थान नहीं होता। कविता भी शब्दों का खेल है और शब्दों के इस खेल में जड़, चेतन, अतीत, वर्तमान और भविष्य सभी उपकरण मात्र हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी रचनात्मक ऊर्जा होगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाते हैं। वह सीमा चाहे घर की हो, भाषा की हो या समय की ही क्यों न हो। हम बढ़ते हैं कविता की ओर। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर, इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने। चिड़िया क्या जाने। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि कविता कल्पना की उड़ान है। इसे सिद्ध करने के लिए
वह चिड़िया का उदाहरण देता है। साथ ही चिड़िया की उड़ान के बारे में यह भी कहता है कि चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, किंतु कविता की कल्पना का दायरा असीमित होता है। चिड़िया घर के अंदर बाहर या एक घर से दूसरे घर तक ही उड़ती हैं, परंतु चिड़िया की उड़ान व्यापक होती है। परंतु कविता की उड़ान व्यापक होती है। कवि के भावों की कोई सीमा नहीं है। कविता घर घर की कहानी कहती है। वह पंख लगाकर हर जगह उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की उड़ान से कहीं आगे हैं। किसी ने कहा है कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, अर्थात कविता की उड़ान असीमित होती है। उसका मुकाबला चिड़िया नहीं कर सकती। चिड़िया के पंखों का जो सामर्थ्य होता है वहीं तक चिड़िया उड़ सकती है, लेकिन कविता की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती। दूसरा पद, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। इस पद्यांश में दो क्लिष्ट शब्द है, बिना मुरझाए और महकना। बिना मुरझाए का अर्थ बिना कुम्हलाए और महकना का अर्थ सुगंध फैलाना है। प्रस्तुत पद में कवि कहता है कि कविता की रचना फूलों के बहाने हो सकती है। फूलों को देखकर कवि का मन प्रफुल्लित रहता है। उसके मन में कविता फूल की भांति विकसित होती है। फूल से कविता में रंग, भाव आदि आते हैं, परंतु कविता के खिलने के बारे में फूल कुछ नहीं जानते। फूल कुछ समय के लिए खिलते हैं, खुशबू फैलाते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। उनकी परिणति निश्चित होती है। वे घर के अंदर बाहर एक घर से दूसरे घर में अपनी सुगंध फैलाते हैं, परंतु शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। कविता बिना मुरझाए लंबे समय तक लोगों के मन में व्याप्त रहती हैं। इस बात को फूल नहीं समझ पाता। हम कह सकते हैं कि एक अच्छी कविता कालजयी होती है। वह देश काल की सीमा से परे होती है। कालिदास द्वारा 4वीं शताब्दी में लिखी गई अपनी रचनाएं आज भी उन्हें पढ़कर लोग रसास्वादन करते हैं, अर्थात उसमें समय की और काल की सीमा कोई मायने नहीं रखती। चलते हैं हम अगले पद्यांश की ओर। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने, बच्चा ही जाने। इस पद्यांश में कवि कविता को बच्चों के खेल के समान मानता है। जिस प्रकार बच्चे कहीं भी किसी भी तरीके से खेलने लगते हैं, उसी प्रकार कवि के लिए कविता शब्दों की क्रीड़ा है। वह बच्चों के खेल की तरह कहीं भी कभी भी तथा किसी भी स्थान पर प्रकट हो सकती है। वह किसी भी समय अपने भावों को व्यक्त कर सकती हैं। बच्चों के लिए सभी घर एक समान होते हैं। वे खेलने के समय अपने पराये में भेद नहीं करते।
इसी तरह कवि अपने शब्दों से आंतरिक व बाहरी संसार के मनोभावों को रूप प्रदान करता है। वह बच्चों की तरह बेपरवाह है। कविता पर कोई बंधन लागू नहीं होता। बच्चे निश्चल होते हैं, अपने पराये का भेदभाव नहीं मानते हैं। उसी प्रकार कविता भी किसी भी प्रकार का भेद भाव नहीं करती है। कवि युग दृष्टा होता है। वह अपनी काव्य रचना जन कल्याण के लिए करता है। इसलिए एक सच्चे कवि की कविता में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं पाया जाता। इस कविता के जो कठिन शब्द हो सकते हैं वे यहाँ दिए गए हैं। इन्हें सभी बच्चे, सभी विद्यार्थी पढ़ें, समझें और अपनी नोटबुक में लिखें। इस कविता के काव्य सौंदर्य के महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हो सकते हैं। सर्वप्रथम, कविता व फूल की तुलना बहुत ही मनोरम है। भाषा की जहाँ तक बात की जाए तो इसमें भावानुकूल, सरल एवं सहज खड़ी बोली का प्रयोग इस कविता में किया गया है। अलंकारों में इसमें अनुप्रास और प्रश्न अलंकार का प्रयोग किया गया है। कविता की जो काव्य पंक्तियां हैं उसमें जैसे मुरझाए महकने के माने, बच्चों के बहाने, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। और फूल क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, यहाँ पर प्रश्न अलंकार प्रयुक्त हुआ है। कविता में शांत रस है और कविता छंदविहीन है। किसी भी छंद का प्रयोग कविता में नहीं किया गया है। कविता की रचनात्मक व्यापकता को प्रकट किया गया है। यहाँ पर बच्चों व कवियों में समानता दर्शाई गई है। बच्चा ही जाने पंक्ति से बाल मन की सरलता की अभिव्यक्ति होती है। विद्यार्थियों, हमने कविता को अभी पढ़ा, समझा और इसके काव्य सौंदर्य पर भी चर्चा की। इस कविता के आधार पर गृह कार्य के ये प्रश्न दिए जा रहे हैं। आप अपनी समझ के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए।